मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम जो चैप्टर नंबर 13 है अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगें, इस चैप्टर के बारे में हमने कुछ परिचय किया था। इसमें क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमने बताया था, तथा इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए हम ये भी देखेंगे कि ये जो तरंगें हैं इनसे उत्सर्जन होता है। कैथोड तरंगें होती हैं, एनोड हो गया, इसमें धन हो गया, ऋण हो गया। ये कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार से होता है, तो पहले मैं इसमें पॉइंट लेके चल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ये मैं पहले पॉइंट लेके चल रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। हमने कोई भी धात्विक सतह ले ली, इस धात्विक सतह पर ये मान के चलना कि इसमें किसकी सतह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधित है। और जब भी इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं बाह्यतम कोश में होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं बाह्यतम कोश में होते हैं, मतलब ये हुआ कि नाभिक से उनके मध्य जो दूरी होती है वो अधिक होती है, उन पर नाभिकीय बल का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हम इस धात्विक परत पर या प्लेट पर जब प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इस धात्विक प्लेट के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इस धात्विक सतह से या पृष्ठ से बाहर की ओर निकल जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस जो प्रक्रिया होती है, मतलब ये हुआ कि इस पर प्रकाश आपतित करवाया, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने ऊर्जा ग्रहण की और इस नाभिकीय बल को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, बाहर की ओर निकल गए। जो ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब तक हम इस धात्विक पृष्ठ पर कोई भी ऊष्मा आपतित नहीं करवाएंगे तब तक इस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा नहीं मिलेगी और ये जो नाभिकीय बल थी उस नाभिकीय बल से मुक्त, नाभिकीय बंधन से मुक्त नहीं होगा। और नाभिकीय बंधन से जब मुक्त नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिभाषा में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि उस जो पृष्ठ है उस पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति पर जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, वो निम्न है। यहां डालेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला क्या हुआ, तापायनिक उत्सर्जन।
तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन होता क्या है? देखो, किसी भी धात्विक पृष्ठ को, किसी भी धात्विक पृष्ठ को हमने क्या किया? हीट किया, ताप दिया। जब हम ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो उस धातु पृष्ठ पर उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे धातु पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में तापीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं तथा उस पृष्ठ से मुक्त हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस जो प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। या ऐसे कहें कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी धातु पृष्ठ को या किसी भी पदार्थ या वस्तु को, किसी धातु पृष्ठ को ताप देने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उस पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरे क्या कहेंगे हम? क्षेत्र उत्सर्जन। अब क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है कि जब किसी भी धातु प्लेट पर अत्यधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र, कोई भी धातु सतह, जैसे मान लो धातु सतह है, इस धातु सतह पर यदि हम अत्यधिक तीव्रता का विद्युत क्षेत्र या अत्यधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवाएं 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर आरोपित किया जाता है, तो धातु पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से, जब इतना विद्युत क्षेत्र हम उस धातु पृष्ठ पर आपतित करवाते हैं, तो उस धातु पृष्ठ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तथा उस धातु पृष्ठ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है। तीसरा है प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन, तीसरा पॉइंट लिया हमने प्रकाश उत्सर्जन। और ये प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है? ये प्रकाश उत्सर्जन क्या होता है कि जब हम किसी धातु प्लेट पर, ये धातु प्लेट है, जब हम किसी धातु प्लेट पर या किसी सुग्राही प्लेट पर, या धातु प्लेट लेंगे या सुग्राही मतलब प्रकाश को अवशोषित करने वाली, किसी धातु सुग्राही प्लेट पर एक निश्चित आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाते हैं, तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जैसे माना हमने, ये कोई धातु पृष्ठ है, ये सुग्राही धातु है, इस धातु पर या इस पृष्ठ पर हम उचित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं, तो इस धातु पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि उचित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती, यानी कि प्रकाश की वह आवर्ती जिस पर धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं, उसे बोलते हैं दहली आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
दहली आवर्ती बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट इसमें द्वितीयक उत्सर्जन है। कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन है। अब क्या होता है द्वितीयक उत्सर्जन? बस जब भी धात्विक प्लेट पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाती है तो जैसे मान लो ये धात्विक प्लेट है, इस धात्विक पृष्ठ के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तथा इस प्लेट पर भी हमें उच्च ऊर्जा के जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की क्या करवा दी? बौछार करवा दी। तो उन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों से इस धात्विक पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर धातु पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं द्वितीय उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीय उत्सर्जन कहते हैं। ये तो हमने धातु में ले ली, ठोस में ले ली, ठोस ही था पूरा। अब ये कहें कि गैसों में भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है, विसर्जन, विद्युत का विसर्जन होता है। कैसे होता है देखो, आगे हम पढ़ेंगे। गैसों में विद्युत का विसर्जन। गैसों में विद्युत विसर्जन, ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूं सिलेबस से थोड़ा बाहर है, लेकिन ये इसमें काम आएगा, इसलिए मैं इसके टॉपिक को लेके चल रहा हूं। इसमें होता क्या है कि जब किसी भी गैस का दाब, जो प्रेशर होता है, दाब होता है, अगर वो सामान्य रखें, क्या रखें? सामान्य रखें, तो सामान्य दाब पर जो गैस होती है वो गैसें विद्युत की कुचालक होती है। सामान्य दाब पर गैस जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जाता है तो वो गैसें विद्युत के चालक होती जाती है। देखो कैसे होती है। मैंने क्या लिया? एक नलिका ले ली, ठीक है। इस नलिका ट्यूब पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक यहां पर कोई इलेक्ट्रोड धातु की लगा दी और एक यहां पर लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक उच्च विद्युत स्रोत के साथ में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, और इसका मान है 30,000 किलोवाट, 3 किलोवाट, ठीक है। उच्च विभवांतर लगा दिया, सॉरी 30 है ये क्या है? उच्च विभवांतर है, ठीक है। यहां से हमने जो विसर्जन नलिका ली है, ये क्या है? विसर्जन नलिका है, और इस विसर्जन नलिका की जो लंबाई होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर होती है।
इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसका व्यास जो होता है, डाया जो होता है, व्यास होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। तथा इसमें मैनोमीटर और निर्वातित पंप होता है। ये क्या होता है? निर्वातित पंप होता है, निर्वात पंप कहेंगे इसे। और यहां पर होता है मैनोमीटर होता है। इसमें गैस बनी होती है। ये अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये मान के चलो इसमें दाब अधिक है, ऐसे मान के चल रहा है। अब इस पूरे जो हमने प्रायोगिक सत्यापन किया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि सामान्य दाब पर जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं तथा उच्च विभवांतर के मध्य दो इलेक्ट्रॉन को मध्य उच्च विभवांतर रखा जाए और उनको कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच विद्युत प्रवाह होने लगता है। जैसे मान लो हमने इसके दाब को कम या अधिक किया और इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य हमने उच्च विभवांतर लगा दिया, तो कुछ अल्पतम दूरी है और कुछ जब इसके दाब में हम परिवर्तन करते हैं, इसके दाब में क्या करते हैं? परिवर्तन, तो दोनों इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत की चिंगारियां उठने लगती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत विसर्जन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत विसर्जन कहेंगे। और इस विद्युत विसर्जन से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। वो पहला तथ्य कौन सा है? पहला देखो, पहला यह है कि जब गैस का दाब सामान्य रखा जाता है तो विसर्जन नहीं होता, तो विसर्जन नहीं होता। यानी कि जब भी हम इस गैस को सामान्य रखेंगे तो इसका विसर्जन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे जैसे हम इसके दाब को जैसे मान लो 10 mm है, इसका दाब कितना है? 10 mm या Hg कह सकते हैं। तो क्या हुआ? जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड हैं। जब इन दोनों के मध्य का दाब 10 mm या Hg किया जाता है तो इन दोनों के मध्य चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? चिंगारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में विद्युत का विसर्जन होता है जिससे हमें चट की आवाज सुनाई देती है। ठीक है। उसके बाद में इस दाब को और कम करें, इस दाब का मान 4 mm ले लें। इस दाब का मान कितना ले लें? 4 mm ले लें। तो इनके मध्य जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होता है? चमकदार सी लेयर से उत्पन्न हो जाती हैं जिससे विद्युत का विसर्जन अधिक होने लगता है। तथा धीरे धीरे जब इस दाब को हम 4 mm से भी कम करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोडों के मध्य, यहां पर इलेक्ट्रोडों के मध्य चमकदार से लेयर उत्पन्न होने लगती हैं। इससे जो गैस का विसर्जन होता है, विद्युत का विसर्जन, वो
इन गैसों में जो विद्युत का विसर्जन होता है वो इसकी प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। गैस की प्रकृति के अनुसार ही इसका क्या होता है, विसर्जन होता है। जैसे गैस की प्रकृति होगी ठीक उसी तरीके से इसका क्या होगा, विसर्जन होगा। इसका क्या होगा, विसर्जन होगा। अगला पॉइंट देखेंगे हम इसमें कि यदि हम ये कहें कि जो गैस है उस गैस का रंग क्या हो, लाल रंग हो, नीला रंग हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, विद्युत का विसर्जन होगा। ठीक है। फिर ये आती है कि यदि इसका मान मैं 4 से भी कम लगभग कितना कर दूं, 4 से भी कम कितना कर दूं, 500 पॉइंट लेकर चलूं कि 1.65 mm कर दूं। यदि इस दाब का मान 1.65 mm कर दूं तो जो कैथोड प्लेट होती है उससे कैथोड प्लेट पर नीले रंग की चमक दिखाई देती है, इसे ऋण दीप्ति कहते हैं, तथा धनात्मक स्तंभ की लंबाई कम हो जाती है। ऋण दीप्त व धनात्मक स्तंभ के बीच उपस्थित अंधकार को फैराडे का दीप्त भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो कैथोड होते हैं, जैसे मानो ये क्या है, कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो जो कैथोड प्लेटें होती हैं उससे कैथोड प्लेट पर क्या होती है, ऋण दीप्त होने लगती है, और जो धनात्मक स्तंभ होता है उस धनात्मक स्तंभ की लंबाई धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तथा इस प्रक्रिया में जो कैथोड पर ऋण परत बनती है और जो धनात्मक स्तंभ होता है इनके मध्य में जो स्पेस होता है उस स्पेस में डार्क क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे फैराडे का अदीप्त प्रदेश कहते हैं। जो यहां पर डार्क क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहेंगे फैराडे का अदीप्त प्रदेश कहेंगे, फैराडे डार्क प्रदेश। ठीक है। FD P भी कह सकते हैं और S भी कह सकते हैं, फैराडे का डार्क प्रदेश कहेंगे। ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यदि इसके दाब के मान को, लास्ट इस तरीके से कहें कि यदि इसके दाब के मान को और भी कम कर दें, इसके दाब के मान को क्या कर दें, 17 पॉइंट लेके चलें कि यदि इसके दाब के मान को 0.56 mm ही कर दें, इसका जो दाब का मान है वो 0.56 mm कर दें, तो ऋण दीप्त कैथोड को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। इतने दाब करने पर जो ऋण दीप्त होगी यहां पर कैथोड पर, वो इसको छोड़ के आगे की ओर बढ़ेगी, तथा ऋण दीप्त व कैथोड के बीच अंधेरे स्थान को क्रुक का अदीप्त प्रदेश कहेंगे। जैसे मान लो ये ऋण दीप्त यहां पर आ गई, तो इस ऋण दीप्त और कैथोड के बीच में जो ये डार्क क्षेत्र होगा, क्या होगा, डार्क क्षेत्र, उसे हम क्या कहेंगे, क्रुक का क्षेत्र कहेंगे, क्रुक का प्रदेश कहेंगे। मतलब ये हुआ कि कैथोड किरण से जो ये अदीप्त या ऋण रेखाएं बाहर आगे की ओर बढ़ती हैं, तो ऋण रेखाएं और कैथोड के मध्य जो डार्क क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रुक का प्रदेश कहेंगे। और धनात्मक स्तंभ और कैथोड या दीप्त, जो अदीप्त ऋण रेखाएं थी, इनके मध्य क्षेत्र क्या कहेंगे, फैराडे का अदीप्त प्रदेश कहेंगे। ठीक है। आगे जैसे जैसे इसको हम कम करते चलेंगे, तो जैसे 0.005 ले लिया हमने, तो इसका धनात्मक स्तंभ होता है वो क्रमागत दीप्त व अदीप्त धब में विभाजित हो जाता है। ये क्या हो गया, दीप्त व अदीप्त किरणों में विभाजित हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैथोड किरणें। क्या होती है कैथोड किरणें?
कैथोड किरणें। सबसे पहले तो हम ये कहें कि कैथोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक ने की थी। विलियम क्रुक ने की थी। ठीक है, हम ये कहें कि कैथोड किरणों कहते किसे हैं? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे कहें इलेक्ट्रॉन का जो पुंज होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पुंज को कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, फिर हम ये कहें कि ये किरणें 10 की पावर -2, ये किरणें 10 की पावर -2 mm Hg दाब पर विसर्जन नलिका में कैथोड से उत्पन्न होती हैं। विसर्जन नलिका में कैथोड से उत्पन्न होती हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती है। कैथोड किरणें कभी भी जिगजैग पोजीशन में नहीं चलती, एक सरल रेखा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। जैसे कहें ये एक सरल रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूं कि कैथोड किरणों द्वारा जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। ये कहूं इनके द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित किया जाता है। या ऐसे कहें, अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो पतली धात्विक पन्नी होती है उस पतली धात्विक पन्नी को भी क्या कर सकते हैं? पार किया जा सकता है। तथा इनका जो वेग होता है वो 1/30 से 1/10 अर्थात प्रकाश का वेग 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से 3 गुना 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि गैसों को, जो भी कैथोड किरणें होती हैं वो कैथोड किरणें इन गैसों को आयनित नहीं कर सकती। ये कैथोड किरणें गैसों को कभी भी आयनित नहीं कर सकती, चाहे किसी भी गैस हो या कैसी भी गैस हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।